रुदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट की कुछ अनसुनी बातें बताने वाला हूं जो आपको किसी भी किताबों में नहीं मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलेश वाला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट क्लास पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मुझे नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए कुछ नया और कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं। हैंस गाइगर एंड अर्नेस्ट मास्टर ने अर्नेस्ट रुदरफोर्ड के गाइडेंस में इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के फिजिकल लेबोरेटरी में ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को गाइगर मास्टन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। 1906 में जब रुदरफोर्ड और गाइगर एक दूसरे से मिले, तब गाइगर के वर्क से इम्प्रेस होकर रुदरफोर्ड ने अपने साथ काम करने को गाइगर को कहा। उस टाइम पे मास्टन फिजिक्स के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे और गाइगर उनके टीचर थे। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक बार नहीं हुआ था। 1908, 1909, 1910 एंड 1913 में भी हुआ था, जिसमें हर बार अल्फा पार्टिकल के सोर्स एंड एक्सपेरिमेंट कंडीशन को चेंज करके ये किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे टकराया गया था। अल्फा पार्टिकल के सोर्स को लेड चैम्बर में रखा गया था। अगर आपको रीज़न पता है तो आप कमेंट में लिखना, जिससे बाकी यूज़र जिनको पता नहीं है उनको पता भी चल जाए। अब मेन बात करते हैं कि ये गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल का क्या होता था। तो ये जानने के लिए उन्होंने उसके सराउंडिंग एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन को रखा। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जब भी कोई अल्फा पार्टिकल टकराता तो वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनता, जिससे उनको पता चलता है कि कौन सा अल्फा पार्टिकल कौन से एंगल पे डिफ्लेक्ट होता है, राइट। तो इतने सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कितने कितने एंगल पे कैसे कैसे डिफ्लेक्ट होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन इस एक्सपेरिमेंट से पता चलती थी। इस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन आए, उससे जो कंक्लूजन निकली और उस कंक्लूजन से जो मॉडल बना वो था रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो चलो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था वो जानते हैं। तो उन्होंने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद सीधे सीधे उसके आर पार निकल जाते थे। मतलब ज़्यादा कुछ डिफ्लेक्शन नहीं होता था, वो सीधा गोल्ड फॉइल के आर पार निकल जाते थे। तो इससे पता चला कि एटम में जो भी है स्पेस मोस्टली खाली है। तो एटम का जो भी मास है वो एक छोटे एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है और इस एरिया को रुदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियस। और जो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट होते थे। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या है वो शायद आपको पता ही होगा कि अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बनते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, राइट। अब 2 प्रोटॉन है तो इनका चार्ज पॉजिटिव है और ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते थे। दैट मीन्स उसके पर कोई अपोजिट फोर्स लगा। अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस में ऑफ कोर्स कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बात हमारी ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन से पता चली कि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है और इसीलिए वो डिफ्लेक्ट होते हैं। अब आप जैसे कि जानते हो कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक सर्कुलर पाथ पे और इस सर्कुलर पाथ को कहा गया ऑर्बिट। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था कि 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री जितने एंगल पे बाउंस बैक होता था। अब इसका मतलब क्या है कि 20,000 अल्फा पार्टिकल पास हो जाते थे और एक ही अल्फा पार्टिकल वापस आता था 180 डिग्री जितने एंगल पे। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है और जो पूरा एटम का मास है वो बहुत छोटे एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, जो हमारा न्यूक्लियस था। तो हम अगर साइज़ की बात करें तो एटम की साइज़ सपोज 10⁻⁻10 मीटर है, तो हमारा जो न्यूक्लियस होगा उसकी साइज़ होगी 10⁻15 मीटर। मतलब एटम में न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, एटम की साइज़ बड़ी है और न्यूक्लियस उसमें बहुत ही छोटा। अगर हम 5 किलोमीटर रेडियस का कोई ग्राउंड कंसीडर करें तो वहाँ हमारा जो न्यूक्लियस होगा उसकी साइज़ होगी एक क्रिकेट बॉल जितनी। इतना छोटा है न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अगर हम इन सभी पॉइंट को समराइज करें तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को ऐसे कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 1, एटम में मोस्टली स्पेस एम्प्टी है। एटम का पूरा मास एक छोटे एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है और उसको न्यूक्लियस कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 2,
न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज वाला है उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कोई सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं और इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो ये था रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, लेकिन ये कंप्लीटली सही नहीं था। उसमें क्या क्या लिमिटेशन या क्या क्या ड्रॉबैक थी वो मैं आपको बताऊं कि इस मॉडल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ दिखा है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है, और जब भी कोई ऐसा एक्सेलरेटेड पार्टिकल होता है वो अपने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है। अब रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो उसकी ऑर्बिट की रेडियस भी कम होती जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो ये ऐसा क्यों नहीं होता है, ये रुदरफोर्ड का मॉडल नहीं समझा सका। अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है तो वो तुरंत न्यूक्लियस उसको खींच लेगा और चला जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बात रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं समझा सका। साथ में ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऑर्बिट होगी लेकिन कितनी होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर सका। इसलिए ये मॉडल कंप्लीट मॉडल नहीं कहा गया। अगर आपको जानना है कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट कहा जाता है, तो आप उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और एक दो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तब न्यूट्रॉन की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। और आपको बता दूं कि प्रोटॉन को प्रोटॉन नेम रुदरफोर्ड ने ही दिया था। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा। कुछ सीखा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आपकी इंपॉर्टेंट जो कमेंट है वो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।